है और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष के भी पूरे नेता वहां पर मौजूद हैं। तो उसी तरीके से हमारे सत्ताधारी दल यानी जो मुख्यमंत्री और उनका दल भी वहां मौजूद है। अब ये किसके पक्ष में जाएगा, लगता यह है कि बड़ी कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर में जो भी धराशायी होगा वो बुरी तरह से होगा, सामान्य रूप से नहीं होगा। बिल्कुल। तो सुशील जी, जीत हार की अपनी अपनी बातें हैं। आप लोगों ने काफी संघर्ष किया है, दोनों ही पार्टियों ने जमकर पसीने बहाए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी खूब मेहनत की है और मैं तो कहूंगा कि एक लीडर की एक क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी पे भी कई सवाल उठते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान की। देखिए, प्रधानमंत्री उनको रोड शो करना पड़ा बनारस के अंदर और लंबी सभाएं करनी पड़ी। पर मेरा मानना है कि रिजल्ट के लिए आपको संघर्ष करना होगा। पेपर चाहे अनिवार्य विषय का हो या फिर ऐच्छिक विषय का। तो आप जब एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो कोई कमी ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि मीडिया की नजर में ये चीजें बहुत ज्यादा अब वर्तमान जो स्थितियां बन रही हैं उसमें बहुत मायने नहीं रखती हैं कि प्रधानमंत्री ने रोड शो किया या फिर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने को बाई इलेक्शन के अंदर रोड शो किया। क्योंकि 3-4 जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, 3 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वो उस वक्त जब 163 विधानसभा बीजेपी माफ करना बीजेपी को जब 163 विधानसभा में और 25 सीट पे लोकसभा में कब्जा किया हो बीजेपी ने, उस दौरान 3 सीट पे मात खानी पड़ी हो 4 में से, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की अपनी रणनीति का एक हिस्सा है कि कोई कमी ऐसी नहीं रहनी चाहिए ताकि उस हिसाब से कहीं किसी को कोई मौका मिल सके। आप लोगों के भी हम प्रयासों पे, मेहनत पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं और रिजल्ट बताएगा कि वास्तव में कहां किसकी कमी रही है या फिर मतदाता ने क्या तय किया है, कहना बहुत मुश्किल है। और यही इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की ब्यूटी है कि गुप्त मतदान होता है, वो लास्ट मोमेंट तक सांस से ऊपर नीचे करता है कि कम से कम ये तो हमारा वक्त है कि इस दौरान तो आप लोग थोड़ी सी हमारी भी कद्र करिए। यही एक ब्यूटी है हमारी लोकतंत्र की। लेकिन ओवरऑल आपका मैं चुनाव के दौरान जो आप भी कहे वहां पे पूरी चीज के आपके सारा जो लीगल सेल था उसको आप मॉनिटरिंग पे कर रहे हो, कंट्रोल रूम के प्रभारी भी रहे हैं। क्या माना जाए इसमें कि हमारा जो राजनीति का जो स्तर है या फिर आरोप प्रत्यारोप है कुछ डाउन हो रहे हैं कि पहले के इलेक्शन जो जिस तरह के हमने देखे हैं या आप लोगों ने तो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, दौर थोड़ा सा डाउन जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से योगेंद्र जी, पहले जो विचारधारा की लड़ाई होती थी, सिद्धांतों की लड़ाई होती थी, जैसे अभी ओपी सैनी साहब ने कहा, चिंतक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो बात इन्होंने रखी मैं उसी को फॉलो करना चाहूंगा कि बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूं। लेकिन आप धौलपुर में आप देखिए कि बीजेपी का बेचारा कार्यकर्ता इंतजार करता ही रह गया और एक जिसको आजीवन कारावास हुआ उसकी पत्नी को आपने टिकट दिया, जिससे मुकदमा अनूपगढ़ में कई जगह चल रहा है, जो कोऑपरेटिव चिटफंड कंपनी के अंदर जो है वो डायरेक्टर है। ऐसे व्यक्ति को, एक अच्छे कार्यकर्ता को छोड़ के बीजेपी ने टिकट दिया, तो बीजेपी की हताशा और निराशा का भाव तो इसी से सामने आ जाता है कि उनके पास कोई बेहतर कैंडिडेट ही नहीं था। एन के प्रकार किसी भी तरह से उनको काम पे भरोसा नहीं, उन्होंने अपराधियों पे भरोसा किया, उन्होंने दूसरे सिस्टम पे भरोसा किया, उन्होंने अधिकारियों को धमका करके व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को वोट लेने का प्रयास किया। और चुनाव आयोग को हमें जाकर के शिकायत करनी पड़ी। माननीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली मुख्य निर्वाचन आयोग से मिले और उन्होंने जो उनको 15 दिन का पैरोल देने की बात चल रही थी, एसी के अंदर बिठा करके हॉस्पिटल में वहां से चुनाव संचालन करवाया जा रहा था, उस पर रोक लगी और चुनाव आयोग ने हमारी मांग को माना, शिकायत को वास्तविक माना और उसको गंगानगर शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरा जगन गुजर जो है उसकी पत्नी को निर्दलीय लड़ा। किसी को लड़ने का अधिकार है, उसमें हम ये नहीं करें, लेकिन जिस तरह से वो प्रक्रिया चली उसमें सरकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर रहा और जो रोक उनके जो गैंग थी उनके लगनी चाहिए थी वो उन्होंने सरकार ने नहीं लगाई। जो अधिकारी थे वो सरकार के इशारे पे काम करते रहे और जो टेंडर थे हुए ही नहीं और आपने रोडें बनवा दी। आपको 8.5 साल तक चुनाव धौलपुर याद नहीं आया। एक नई चीज और देखने को देख रहा हूं। देखिए सर, आपने ये बात कही, ये ओम जी, आरोप और जो गवर्नमेंट का जो पार्ट होता है किसी भी बाई इलेक्शन में, मुझे लगता है आपके लिए शायद नई बात नहीं होगी। नई बात तो ये हो रही है कि गवर्नमेंट इतने काम बाई इलेक्शन में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रही। जो वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली के पोल रातों रात बिछ रहे हैं, लोगों को अपॉइंटमेंट दे दिए जाते थे, ट्रांसफर ऑर्डर पकड़ा दिए जाते थे, अब तो मुझे लगता है बहुत कम हो गया। सोचिए जी, आप लोगों का नहीं, वो भी मैं इसमें कहना चाहूंगा कमीशन के, मैं देखिए एक बात की फिर तारीफ करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपने एजेंडे को कमीशन तक पहुंचाया। उन्होंने एक तो जगन गुजर के लिए बिल्कुल पहल की कि उनके 24 घंटे निगरानी रहनी चाहिए। मिस्टर कुशवाहा को स्वास्थ्य चेकअप के बाद में हॉस्पिटल से जेल शिफ्ट और जेल से भी गंगानगर भेजा गया उनको। तो देखिए,
अभी भी ये एक सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सरकार पे लग सकता है, लेकिन कमीशन नहीं, ये हुआ, ये मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, चुनाव आयोग ने माना और ऑर्डर किए। तो हमारी जो शिकायत थी सचिन पायलट जी की, जो कांग्रेस की शिकायत थी, वो स्टेब्लिश कर रही थी, सही शिकायत थी। बाकी शिकायतें भी की हमने, आपने 10 की जगह 20 बसें कर दी, आपने जो है रोड सैंक्शन नहीं थी, आपने रोड रातों रात बना दी, आपने जो है दूसरे जो इश्यूज थे, कर्मचारियों को आप आश्वस्त कर रहे हो कि हम ऑर्डर आपको जैसे ही 13 तारीख निकलेगी आपको ऑर्डर पहुंचा देंगे, आप तो हमारे आपके परिवार के अपने लोगों के वोट हमें डलवाइए। और जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की एसएसपी ने जो अपने अधिकारों का किस तरह से उपयोग किया, ये देखने का एक उदाहरण है। पूरे 3 साल में जो काम नहीं किया उसने 1 महीने में कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त करना, ट्रैक्टरों को, किसानों को परेशान करना कि वोट दो नहीं तो छोड़ते हैं। फोनों पे मंत्री वहां बैठे हैं और सारी सुविधाएं वहां मिल रही हैं, तो वो आपको 3.5 साल से आप राज में, आपको पहले से ही करना चाहिए था। बिल्कुल, वो ओम जी देखिए नया कुछ लग रहा है इन सब आरोपों में? नहीं, कमीशन का स्टेप, लेकिन मुझे लगता है कि काफी बोल्ड स्टेप इसमें कहा जा सकता है। और एक फेयर इलेक्शन हो रहे हैं 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, कमीशन की मुस्तैदी नहीं होती तो मुझे लगता है कि रीपोल की बाढ़ यूपी में अक्सर देखा ही जाता है। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी भारत सरकार को मार्गदर्शन दिया सभी राजनीतिक दलों को कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांगेंगे। और वहां दरबार खोल करके जातियों के आधार पर वहां लंगर चले, जातियों के आधार पर मीटिंग हुई और जातियों के आधार पर वोट मांगे गए। ये खुला आचार संहिता का उल्लंघन आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सुशील जी, मेरा ये मानना है, ओम जी बोलेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है इसमें कि ये देखिए, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्देश देता है या गाइडलाइन बनाता है, फॉलो हम सबको करना है। देखो, एक मतदाता को तो वही फॉलो करना है जो एक सामान्य नियम बने हुए हैं, लेकिन ये राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति पे है कि वास्तव में उस आचार संहिता का सही उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या जल्ली कुट्टू की तरह कोई रास्ते निकाल रहे हैं, वो एक बात है। तो मुझे लगता है कि सबको एक बिल्कुल ड्रेस कोड की तरह मुझे लगता है उसको फ्रेमिंग में लेके आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है तो आज हम यहाँ बैठे हैं, कल उस टेबल के उस तरफ बैठ सकते हैं। अगर सभी मानेंगे तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। जी ओम जी, देखिए, मुझे देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा तरमीम करना चाहता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री ने, जो वर्तमान में सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने, उनका एक तरीका रहा है, वो समाज में विभिन्न जाति समूहों को संबोधित करती रही हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले से। और वो उनका एक तरीका रहा है कि हम सभी समाज के सभी, और उनको मानते रहे हैं कि वर्ण और जाति व्यवस्था को जिस तरीके से वो रिकॉग्नाइज करती रही हैं, तो उसके लाभ भी उन्हें मिलते रहे हैं। और जब इस वक्त, जब इम्तिहान का वक्त है, लोगों के साथ में अगर मिलती हैं और चर्चा करती हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस लेगेसी को, जिसको कि भारतीय राजनीति के जितने राजनीति शास्त्री विद्वान है सब मानते हैं कि कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी राजनीति में, और उसमें कोई दल ऐसा छूता नहीं है, चाहे समाजवादी हो, साम्यवादी हो, कांग्रेसी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तो उसकी चर्चा तो होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद में चीजें बहुत बदली हुई हैं। और फिर भी, लेकिन अब जब आप गुजर जमात की बात करते हैं, जाटव जमात की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, और दूसरा जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का है उस कुशवाहा की बात करते हैं, या फिर शर्मा जी की बात करते हैं, तो ये जाति तो आई जाती है ना। तो इसको अगर आप इन समूहों को आप अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चर्चा करते हैं, तो वो जातिवाद नहीं है, वो तो एक समूह है जिसको आप संबोधित कर रहे हैं। देखिए, समाज का एक अंग है जाति। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि फतवे जारी हो या समाजों के प्रमुख हैं वो एक तरह से जारी कर दें कि बिल्कुल। और एक बात वो हुआ है, और उनके मंत्री खुद कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, आपने देखा राजपूत समाज है जो सारा महाराज के साथ है, राजपूत समाज को ये कर दिया, राजपूत समाज को इतनी टिकटें दे दी, राजपूत समाज को इतने मंत्री बना दिए। सच्चाई होगी, लेकिन साथ साथ बाकी समाजों की अनदेखी ये भी तय मानिए कि जब बालिग मताधिकार का सिलसिला आता है, लोगों के पास में अपनी बुद्धि है, लोग अपने हिसाब से सब कुछ तय करते हैं, उसके बीच में आप जाति फेंकिए, वर्ण फेंकिए, क्षेत्र फेंकिए, समस्या फेंकिए, कोई असर नहीं करेगी। असर वही करेगी जो वो चाहते हैं। और ये स्थापित किया 5 राज्यों में। और भारतीय जनता पार्टी का जो अपने तरीके का एक चुनाव रहा है इन 5 राज्यों में, उसके बाद में यह भी नहीं रहा कि साहब उसका अपराधी वो था, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा है और उसके बाद में वो जीता है। एक चीज और में, आप देखिए, हमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं और चुनाव बहुत देखे हैं आपने, सरकारें गिरती बनती सब देखी हुई हैं। देखिए, हिंदुस्तान का लोकतांत्रिक सिस्टम बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती की कड़ी में एक चीज और मुझे इसमें दिखाई दे रही है, वो यह है कि पिछले 1 दशक से आप मानिए, पहले कभी बाई इलेक्शन देखे, हर उसके अंदर मुख्यमंत्रियों को भी जाते देखा, केंद्रीय नेताओं की सभाएं देखें, कई बार बाई इलेक्शन में ऐसा होता। हमारे अलवर में थानागढ़, जहां का मैं रहने वाला हूं, एक बार ऐसा ही हुआ था। वहां जब बाई इलेक्शन था तो मुख्यमंत्री वहां सभा करने के लिए गए, लगातार कांग्रेस के लीडर्स की सभाएं, बस ये मानिए कि वाजपेयी और इंदिरा जी नहीं आई थी, बाकी सब लोग पहुंचे थे वहां पे।
लेकिन आज स्थिति क्या हो गई कि जब से युवा मतदाता, जब से राइट मिला उसको, पढ़ा लिखा मतदाता, आज दबाव पॉलिटिकल पार्टीज का तो छोड़िए, या किसी के जिसमें दबाव में आते हैं समाज के में, उसको भी छोड़िए, परिवार का दबाव नहीं चलता। एक घर से 5 जगह वोट डाले जाते हैं। यही वजह है कि धौलपुर हो, चाहे लिट्टीपाड़ा हो, चाहे दूसरी जगह हो, पॉलिटिशियंस को वो गलियां नापनी पड़ रही हैं कि कहीं वास्तव में यूथ कहीं हमसे इंप्रेस्ड हो, हमारी चीजों से हो, और वक्त भी ज्यादा लगाना पड़ रहा है, कहने को प्लेटफॉर्म भी ढूंढने पड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये एक और खूबसूरती है कि कोई किसी के दबाव में यूं नहीं आ सकता, क्योंकि यूथ है, वो जानता है कि मेरा भविष्य कहां है, मुझे क्या चाहिए, किससे हमारा मतलब सोल्व हो सकता है, कहां हमारी विकास की गंगा बह सकती है। तो ये तो माना जाना चाहिए। पहले होता था कि एक मोहल्ले में जाने की जरूरत नहीं है, गांव के पंचायत मुख्यालय पे जाएंगे, वहीं पे बात करके चल देंगे। अब वो सिलसिला बंद हो गया लगता है। योगेन जी, राजस्थान में ये परंपरा बहुत पुरानी है जो आज हम धौलपुर में देख रहे हैं। जयनारायण व्यास का इलेक्शन ले लीजिए आप, चौधरी कुंभाराम का इलेक्शन ले, बाई इलेक्शन के अंदर है, और साथ साथ में लोगों के मत व्यवहार का सिलसिला देखिए। बहुत बड़े सेठ जो शेखावाटी में चुनाव लड़े और लोगों को ऐसा लगा कि जीतेंगे और उसके बाद वो पराजित हो जाते हैं। तो लोगों का रुझान यहाँ इतना मैच्योर है कि आप ये नहीं कह सकते कि साहब आप तो इनके साथ में आप कितना ही कर दीजिए, जातिवाद का कितना ही मसाला फेंक दीजिए, कितनी ही लालच फेंक दीजिए, 10 के बजाय 20 बसें या 30 बसें चला दीजिए, लोगों को जो करना है वो करके रहेंगे। और इसके लिए दोनों पार्टियों ने जितनी ताकत के साथ में अपनी बातें कही हैं, उनके प्रभाव निश्चित रूप से हुए हैं। अगर वो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है तो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी, और अगर सत्ताधारी दल, क्योंकि छोड़ा किसी ने भी नहीं है, मुख्यमंत्री ने इसलिए नहीं छोड़ दिया कि बाकी सारा दल लगा हुआ, मंत्री लगे हुए, स्वयं वहां पर उसी तरीके से रही, क्योंकि वो देखती हैं कि ये अपने आप में एक साख का सवाल है और ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में कौन सा दल कैसे राजस्थान में आगे बढ़ेगा। इसलिए इसको इतना इजी नहीं लिया जा सकता। जब 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से आगे बढ़ी है, तो उसी तरीके से राजस्थान में भी स्थापित होना चाहिए कि सत्ताधारी दल अपने आप में ताकतवर और मजबूत और संगठन के ऊपर अपने आप में जमा हुआ है। जी सुशील जी, ये देखिए, अब लगता है हमें भी ऐसा महसूस होता है और आप लोगों को भी निश्चित रूप से लगता होगा, आप तो मतदाता हूं, कि बिल्कुल एक रग रग को पहचानने की कोशिश करते हैं और एक आप लोग इस मामले के पारखी होते हैं। देखिए, निश्चित रूप से अब मतदाता का रुख बदल रहा है। पहले तो ये होता था कि चलिए फलाना समाज है, वो आधार यही होता था आप लोगों के कि इस जाति के लोग हैं, इतना मत उस पार्टी को जाएगा, ये हमारा वोट बैंक है। लेकिन अब लगता है कि वोट बैंक या घरों में ये नहीं कहा जा सकता। आज पहले ये होता था कि सब हम तो कांग्रेस से जुड़े हैं, बीजेपी से या जनता दल से या राजद से जुड़े हुए हैं, कि इस परिवार के पास मत जाइए, सब ये तो परिवार उनसे जुड़ा है। लेकिन आज एक परिवार में 5 जगह वोट डाल करके आ जाते हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है, ना पॉलिटिशियंस को समझ पा रहे हैं और ना पॉलिटिशियन उस मतदाता को उस वक्त समझ पाता है कि वास्तव में ये जाएगा किस तरफ। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं योगेंद्र जी। आजकल मतदाता बड़ा जागरूक हो गया और परंपरावादी न होकर के यूं कहें कि जो मौके के हिसाब से वो फैसले करते हैं, समय के हिसाब से चलते हैं, और जो उनको करना है घर में, आपने जैसे कहा घर में क्यों, आप बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, उनमें आधे लोग बीजेपी में, आधे लोग कांग्रेस में, कुछ और जनता दल में, इस तरह से बटे हुए हैं। मामला ये सब जगह ही फैला हुआ है। विचारधारा पीछे हटती जा रही है और मौका परिस्थिति आगे बढ़ती जा रही है, ये इसका परिणाम है। और आप यही देखिए कि लोग बाग जो है अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ के दूसरे लोगों को आयाराम गैराम को टिकट देकर के इस चीज को और बढ़ा रहे हैं। सभी दलों में ये प्रॉब्लम है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो नया यूथ जो मतदाता आ रहा है वो बहुत महत्वाकांक्षी है और अपने भविष्य के हिसाब से वो ये भी देखता है कि जो सरकार आई है वो उसने अपने चुनाव में जो वादे किए पूरे किए कि नहीं किए, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे अन्य जो वादे किए हैं उसकी बात हो। तो जो चीजें नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से वोटर जो है उसका हिसाब किताब भी चुनाव के दौरान करता है। आजकल वोटर बोलता और नहीं है, वो मतदान के जरिए ही अपनी बात को रखता है। और राजनीतिक दल क्या करते हैं आजकल की जो मूल विषय है उनसे ध्यान हटाने के लिए गोरक्षा, 3 तलाक, और जैसे अभी अलवर के अंदर हो गया, वो गोरक्षा में आ गया, वो गोरक्षा में आ गया वो। तो ये इस तरह से वो अब नौजवानों जो उसमें हत्या कर दी हो गई उनसे, और वो बेचारा जयपुर से ही सरकार नगर निगम की उससे मेले से लेके गया था। तो लोग बीजेपी के समय में एक बड़ी दिक्कत है पूरे देश में, चाहे वो गुजरात हो, वहां दलितों की पिटाई हुई, बेचारे वो अपना काम कर रहे थे, यहाँ की बात हो चाहे गुड़गांव की बात हो। सिस्टम को देखिए सुशील जी, इस सिस्टम को आप लोग तो सुधार नहीं पा रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस सर्व किया उन राज्यों को और केंद्र को कि भाई गोरक्षा के नाम पे या दूसरे इस तरह के जो तथाकथित एनजीओ हो, चाहे रक्षक दल हो, चाहे दूसरे दल हो, भाई इनके नाम पे गुंडागर्दी खुली छूट तो नहीं दे सकते। देखो, सुप्रीम कोर्ट में
मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया इस मामले में, राज्यों को नोटिस जारी कर दी है, संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर हंगामा हो रहा है, लेकिन ये बहस हो रही है। बात का है, हम इसको टच नहीं करना चाहते हैं, फिलहाल हम धौलपुर के पटरी पे रहना चाहते हैं। तो ये धौलपुर से रिलेटेड है मामला सारा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती है तब एक पैरेलल सरकार चालू हो जाती है, जिसमें बजरंग दल के लोग हैं, ये गोरक्षा वाले हैं जो रात को वसूलियां करते हैं रोडों पे गाड़ियां रोक रोक करके, और दिन में वो गोरक्षक बन जाते हैं। खुद मोदी जी ने कहा कि इनका डोमेन तैयार करो, ये कौन लोग हैं, और ये इससे सरकारें बदनाम हो रही हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री ने इस चीज को उठाया है, तो मैं तो वही विषय उठा रहा हूँ करना चाहिए, लेकिन है वो कुछ भी नहीं रहा, काम वैसे की वैसे चल रहा है। तो इस पे रोक लगाने की जरूरत है, लोग कानून को हाथ में नहीं ले, किसी को दिक्कत है तो वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं, जानकारी देवें, उसमें गवाह बने, और अगर कोई दोषी है तो उसको सजा करवाएं। ये नहीं कि आप किसी को पकड़ के मार देवें और हत्या कर देवें और खुद जेल चले जाएं, तो ये उन लोगों के लिए भी ठीक नहीं है और जो भुगत रहे हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। पशुपालकों के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। तो ये बहरहाल धौलपुर पे आप पशुपालकों के भी जरूर आएंगे जो कुछ होगा। और धौलपुर के अंदर जो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि धौलपुर के अंदर जो जिस तरह से सरकार के अधिकारियों ने बैठ करके जो दमन चक्र चलाया है पिछले 5-7 दिन 10 दिन से, दमन किस पे किया? दमन चक्र यूं कि पुलिस का इस्तेमाल इन्होंने किया, सरकारी अधिकारियों का, व्यापारियों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका कि तुम्हारे पास फर्जी जो है बिजली चोरी के मुकदमे बनाएंगे, तुम वादा करो कि वोट बीजेपी को दोगे। छोटे व्यापारियों पर टैक्स का उन्होंने जो वार चलाया, आपके ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं, किसान वर्ग है, जो बजरी का मामला हमने चुनाव आयोग को दी है शिकायतें, और बजरी का रिपोर्ट मांगी गई है बाकायदा, उसके ऊपर वही मांगा गया कि एसपी ने कितने वो चालान काटे हैं, और पहले पिछले 2 साल के अंदर कितने चालान काटे, इन दिनों में कितने, बाकायदा ये चीजें लीगली जो है एक्साइज हुई हैं, और ये सारी नजर है चुनाव आयोग की इनके ऊपर। और उसके बाद में लोगों को राहत भी मिली है, जब से कांग्रेस का डेलीगेशन सचिन पायलट के नेतृत्व में दिल्ली में इन लोगों को लेकर मिला, आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मिला, वहां व्यापारियों को, किसानों को कुछ राहत भी मिली है। और हमने ये मांग की है कि ये जो, और मंत्रियों ने तो वहां जाकर अखाड़ा ही खोल दिया। तो जो स्थिति है, जितनी घबराहट बीजेपी में रही, उनके मंत्रियों में रही, जिस तरह का उनका दबाव ये रहा, इसका मतलब स्पष्ट है कि वहां जो है निश्चित रूप से संजीदा है। मेरा आखिरी सवाल बस इस मुद्दे पर ओम जी आपसे है, मेरा धौलपुर मुद्दे पर, आप इसमें नया कुछ देख रहे हैं? आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि नया क्या देख रहे हैं? नया चेहरे देख रहे हैं, आरोप देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं? कुल मिलाकर के जिस तरीके से एक ट्रेडिशन रहा है कि जब कभी आरोप लगाने का उपचुनाव जब होते हैं तो लोगों को कुछ राहत भी मिलती है और साथ साथ में आरोप भी जाते हैं। बिल्कुल, तो दोनों बातें ही समान रूप से है। लेकिन पहली बार चुनाव आयोग ने जिस तरीके से निर्णय लिया, उसके लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए कि आपने आरोप लगाया, जांच की, उन्होंने तत्काल फैसला कर दिया। इससे पहले मुझे याद नहीं है कि कभी 3 ऑब्जर्वर लगाए हुए और नॉन स्टेट, ये अच्छी बात है। इसका मतलब कि जो भी कुछ जगह फ्री एंड फेयर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। हालांकि आपके मुताबिक और सरकार के मुताबिक वहां पर सब कुछ बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं। ईवीएम की गड़बड़ियां जो हुई भोपाल के अंदर, वहां मध्य प्रदेश के उपचुनाव में, उसको भी हमने संजीदगी से उठाया, और वहां जो मशीन साथ में लगाई है वोटर वेरिफिकेशन की, उसके भी दोबारा से वहां जांच हुई, सारा पब्लिक प्रेस के सामने भी हुई, और उसकी सतर्कता भी हम लोगों ने जो उसका हुआ है। और जो संवेदनशील केंद्र है उसकी भी हमने रिपोर्ट दी, उस पर भी सशस्त्र बल, वहां जो केंद्रीय बल लगाए जा रहे हैं, तो जिससे निर्भीक और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखिए, धौलपुर की कई खूबियां भी हैं। धौलपुर डकैतों के लिए भी जाना जाता है, चंबल वहां बहती है, पार्वती वहां बहती है, हाँ, बड़ा एक 2 नदियां हैं। हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो और फिर बॉर्डर्स को जोड़ता है, और फिर प्यासा है, प्यासा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तीनों को जोड़ता है। तो एक बड़ा एक उसका अपना एक जलवा है। लेकिन विकास को मोहताज तो अब वो रहा ये राजनीतिक दल। इस पे सभी को मैं कटघरे में खड़ा करता हूं कि वास्तव में जितना विकास धौलपुर का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और वजह जो भी रही हो उसका विश्लेषण हमने पूरे इस दरमियान किया भी है। कई कारण रहे, खैर। लेकिन अब हम ये चाहेंगे कि जीते कोई भी, जिसके भी सेहरा बंधेगा, वो लोकतंत्र में हमारे जो सिस्टम को, हमारे मतदाताओं को मंजूर है, वो उसके हाथ जीत लगेगी। लेकिन ये कहना चाहेंगे कि धौलपुर का विकास होना चाहिए और धौलपुर के लिए कारगर साबित हो जो भी जीते। और हम ये कहना चाहेंगे कि आप मतदान में जरूर हिस्सा लें। आप अगर धौलपुर के उस सीट के मतदाता हैं, आप जरूर वोट डालिए, दिल खोल करके वोट डालिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की ये खूबी भी है और ये आपको अधिकार मिला हुआ है संविधान से। आप जरूर उसका उपयोग करें और बड़े शांति से और शालीनता के साथ में मतदान
करिए, मत का प्रयोग करिए। बिगड़ इलेक्शन किसी को भय के। पूरा अपना एंजॉय किया है और आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन के लिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जब पांचों राज्यों में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है तो धौलपुर में निश्चित रूप से वहां के प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ में पूरे तरह से सक्षम है कि अच्छे तरह से इलेक्शन भी होगा। लेकिन आप फिर एक बार अपील है कि आप मतदान जरूर करिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे कि गौ रक्षा के नाम पर फिर राज्यसभा में हंगामा रहा और हंगामा लगातार। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का भी नोटिस 6 राज्यों को और केंद्र को सर्व हुआ है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में गौ रक्षा के नाम पे कानून हाथ में लेना उचित